तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, प्रिंट कल्चर यानी छपाई की संस्कृति। और कैसे इसने हमारी आज की दुनिया को मतलब पूरी तरह से बदल कर रख दिया। हाँ, कभी सोचकर देखिए, एक ऐसी दुनिया जहां कुछ भी छपा हुआ ना हो, कोई किताब, कोई अखबार, पोस्टर, कैलेंडर, कुछ भी नहीं। ये सब हमारी जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा है। तो आज हम इसी सफर पर निकलेंगे, पूर्वी एशिया से शुरू करके यूरोप से होते हुए भारत तक। और ये सिर्फ एक तकनीक की कहानी नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। यह असल में विचारों के फैलने की कहानी है। ज्ञान को कुछ लोगों के हाथों से निकालकर आम आदमी तक पहुंचाने की, और उस वजह से हुई क्रांतियों की कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी चीन से शुरू होती है। हाँ, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग ये छपाई की सबसे पुरानी तकनीक थी। मतलब लकड़ी के ब्लॉक पर अक्षर उकेरे, स्याही लगाई और कागज पर रगड़ दिया। बिल्कुल। और उस तकनीक की एक अपनी सीमा थी। कागज इतना पतला होता था कि उसके दोनों तरफ छापना मुमकिन नहीं था। अच्छा। इसीलिए जो शुरुआती चीनी किताबें थीं वो एक खास तरह से बनती थीं। उन्हें अकॉर्डियन बुक कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि शुरुआत में इसका इस्तेमाल बहुत ही सीमित था, जैसे चीन का शाही दरबार ही इसका सबसे बड़ा संरक्षक था। हाँ, काफी हद तक। वो लोग सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए बहुत बड़ी संख्या में पाठ्यपुस्तकें छापते थे। तो ये ज्ञान फैलाने से ज्यादा एक तरह से सरकार चलाने का औजार था। शुरुआत में तो यही था, पर तकनीक की खासियत यही है कि वो हमेशा काबू में नहीं रहती। 17वीं सदी आते आते जैसे जैसे चीन में शहर बढ़े, एक नई शहरी संस्कृति पैदा हुई और प्रिंट का इस्तेमाल भी बदल गया। तो ये आम लोगों तक कैसे पहुंचा? मतलब सिर्फ विद्वानों से निकलकर? मनोरंजन के जरिए व्यापारी अपने काम की जानकारी के लिए इस्तेमाल करने लगे और आम लोग वो काल्पनिक कथाएं, कविताएं, रोमांटिक नाटक ये सब पढ़ने लगे। मतलब किताबें सिर्फ ज्ञान का नहीं बल्कि मनोरंजन का भी जरिया बन गई। बिल्कुल। और महिलाएं भी, वो भी पाठक और लेखिका के तौर पर सामने आने लगी। और जाहिर है ये तकनीक चीन तक ही सीमित नहीं रही होगी। नहीं, विचार और तकनीक तो हमेशा सफर करते हैं। चीनी बौद्ध मिशनरी इस तकनीक को जापान ले गए और जापान ने इसे एक बिल्कुल ही अलग रूप दे दिया। हाँ, उन्होंने विजुअल मटेरियल पर बहुत जोर दिया, तस्वीरों की छपाई पर। अच्छा, जैसे वो उकियो कला शैली। वही, तैरती दुनिया के चित्र। एदो में, जो आज का टोक्यो है। बिल्कुल। उन चित्रों में कलाकार, दरबारी, टी हाउस के रोजमर्रा के सीन होते थे। ये उस दौर का पॉप कल्चर था जो प्रिंट के जरिए हजारों लोगों तक पहुंच रहा था। और हमें कोरिया का योगदान भी नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल नहीं। जिग्जी, जो दुनिया की सबसे पुरानी किताबों में से एक है, जिसे मूवेबल मेटल टाइप से छापा गया था, ये एक बहुत बड़ा तकनीकी कदम था। तो ये तकनीक सिल्क रूट से यूरोप पहुंची, लेकिन यूरोप में ऐसा क्या हो रहा था कि इस तकनीक ने वहां जाकर एक क्रांति ला दी? वहां एक जरूरत पैदा हो चुकी थी। उस समय यूरोप में किताबें हाथ से लिखी जाती थीं, पांडुलिपियां, मैन्युस्क्रिप्ट्स, जो बहुत महंगी होती थी। बहुत महंगी, नाजुक, और उनको बनाने में मतलब महीनों, कभी-कभी तो सालों लग जाते थे। तो ज्ञान कुछ मठों और अमीरों की तिजोरियों में बंद था। सही कहा। और जैसे जैसे विश्वविद्यालय खुले, व्यापार बढ़ा, किताबों की मांग भी बढ़ी, जिसे हाथ से पूरा करना नामुमकिन था। बिल्कुल। और इसी जरूरत ने एक आविष्कार को जन्म दिया, जर्मनी में योहान गुटेनबर्ग। और दिलचस्प बात यह है कि गुटेनबर्ग कोई विद्वान नहीं थे, वो एक व्यापारी के बेटे थे। हाँ, और उन्हें पत्थर चमकाने, सुनारी का काम करने और सांचे बनाने का अनुभव था, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों के ज्ञान को मिला दिया। बिल्कुल। जैतून का रस निकालने वाली प्रेस से प्रिंटिंग प्रेस का मॉडल लिया और अक्षरों के लिए धातु के टाइप बनाने के लिए अपने सुनारी वाले अनुभव का इस्तेमाल किया। एक सच्चे इनोवेटर थे। हाँ, और 1448 तक उन्होंने अपना सिस्टम तैयार कर लिया। पहली किताब जो उन्होंने छापी वो थी बाइबल। 3 साल में लगभग 180 प्रतियां। उस समय के हिसाब से ये तो अविश्वसनीय था। लेकिन कहते हैं कि शुरू में जो किताबें छपती थीं, वो दिखने में हाथ से लिखी हुई ही लगती थीं। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। अक्षर वैसे ही बनाए जाते थे जैसे हाथ से लिखे हों। हाशियों पर हाथ से फूल पत्तियां बनाई जाती थीं। वो लोगों को डराना नहीं चाहते थे किसी नई चीज से। सही। और फिर जो हुआ उसे सिर्फ विकास नहीं कह सकते, वो एक क्रांति थी। आंकड़े तो यही बताते हैं। 1450 से 1550 के बीच यूरोप के ज्यादातर देशों में प्रिंटिंग प्रेस लग गए। और 15वीं सदी के अंत तक बाजारों में 2 करोड़ किताबें थीं, जो 16वीं सदी तक 20 करोड़ हो गई। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, इसका असली असर लोगों के सोचने के तरीके पर हुआ। एक साझा बहस का जन्म हुआ। लेकिन एक सवाल है, उस समय तो ज्यादातर लोग पढ़ना लिखना जानते ही नहीं थे,
तो फिर ये नया पाठक वर्ग कौन था? थी वो अब प्रिंट में आ रही थी। और छपी हुई सामग्री को जोर जोर से पढ़कर सुनाया जा रहा था। बिल्कुल, दोनों दुनियाएं आपस में घुल मिल गईं। तो एक तरफ तो ज्ञान फैल रहा था, लेकिन मुझे यकीन है कि हर कोई इस बदलाव से खुश नहीं था। बिल्कुल नहीं। सत्ता को हमेशा से अनियंत्रित जानकारी से डर लगता है ना? हाँ, और उनका डर सही भी साबित हुआ। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है मार्टिन लूथर। 1517 में उन्होंने अपनी 95 थीसिस छापकर रोमन कैथोलिक चर्च पर सवाल उठाए। और उनकी लिखी चीजें रातों रात हजारों की संख्या में छपकर पूरे यूरोप में फैल गई। वो 16वीं सदी का एक वायरल मोमेंट था जिसने प्रोटेस्टेंट सुधार की शुरुआत कर दी। लूथर ने तो कहा भी था, मुद्रण ईश्वर का परम उपहार है। हाँ, लेकिन चर्च और राजाओं के लिए ये एक बुरे सपने जैसा था। उनको लगा कि अगर छपाई पर नियंत्रण नहीं रहा तो विद्रोही और अधार्मिक विचार फैलेंगे। और इसका एक बहुत दुखद उदाहरण है इटली के एक मिलर मिनोकियो का। उसने अपने इलाके में मिली कुछ किताबें पढ़कर बाइबल की अपनी एक अलग ही व्याख्या कर ली। चर्च के लिए ये ईशनिंदा थी। और उसे 2 बार पकड़ा गया और आखिरकार मौत की सजा दे दी गई। तो यहीं से सेंसरशिप का विचार मजबूत हुआ होगा। बिल्कुल। रोमन चर्च ने 1558 से निषिद्ध पुस्तकों की सूची रखनी शुरू कर दी, इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स। ये वही जंग थी, ज्ञान को आजाद करने और उसे नियंत्रित करने के बीच की। और ये जंग हमें सीधे फ्रांसीसी क्रांति तक ले आती है। कई इतिहासकार मानते हैं कि प्रिंट ने ही क्रांति के लिए जमीन तैयार की। इसके पीछे क्या तर्क दिए जाते हैं? तक पहुंचाया, जिन्होंने परंपरा और तानाशाही पर सवाल उठाए। दूसरा, इसने बहस की एक नई संस्कृति बनाई जहां हर चीज पर तर्क से सवाल किया जा सकता था। और तीसरा ये कि 1780 के दशक तक राजशाही का मजाक उड़ाने वाले साहित्य की बाढ़ आ गई थी। ये 18वीं सदी के इंटरनेट मीम्स की तरह थे। तो ये कहना कि प्रिंट ने सीधे लोगों का ब्रेन वॉश कर दिया, वो शायद सही नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन इसने उन्हें अलग तरह से सोचने का एक विकल्प जरूर दिया, एक संभावना पैदा की। चलिए अब इस कहानी को भारत लाते हैं। यहाँ प्रिंट के आने से पहले पांडुलिपियों की एक बहुत पुरानी परंपरा थी। हाँ, संस्कृत, अरबी, फारसी में एक बहुत खूबसूरत परंपरा थी, लेकिन उसकी अपनी सीमाएं थीं। महंगी, नाजुक और आम लोगों की पहुंच से बहुत दूर। तो भारत में प्रिंट का आगमन हुआ औपनिवेशिक शक्तियों के साथ। पुर्तगाली मिशनरी इसे गोवा लेकर आए। सही कहा। तो इसका शुरुआती मकसद धर्म का प्रचार करना था। पहली तमिल किताब 1579 में और पहली मलयालम किताब 1713 में छपी। और अंग्रेजी प्रेस तो और भी बाद में आया। 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की का बंगाल गजेट, जो औपनिवेशिक सरकार की जमकर आलोचना करता था। मतलब भारत में प्रिंट की शुरुआत ही एक ट्रबल मेकर के तौर पे हुई। हाँ, कह सकते हैं। और जल्द ही भारतीयों ने भी अपने अखबार शुरू कर दिए। और प्रिंट सामाजिक धार्मिक बहसों का एक अखाड़ा बन गया। बिल्कुल। 19वीं सदी में विधवा दाह, एकेश्वरवाद जैसे मुद्दों पर भयंकर बहसें हुई। राम मोहन रॉय ने संवाद कौमुदी शुरू किया तो हिंदू रूढ़िवादियों ने उनके जवाब में समाचार चंद्रिका निकाला। अखबार विचारों के युद्ध का मैदान बन गए थे। और ये सिर्फ अभिजात वर्ग की बहस नहीं थी। नहीं, हर समुदाय ने अपनी बात रखने के लिए प्रिंट का इस्तेमाल किया। मुस्लिम उलेमाओं ने सस्ते लिथोग्राफिक प्रेस का इस्तेमाल किया। लिथोग्राफिक प्रेस, ये क्या था और ये इतना अहम क्यों था? और तेज थी। हाँ। इसने छोटे प्रकाशकों और सामाजिक आंदोलनों को एक बहुत शक्तिशाली और सस्ता हथियार दे दिया। इसी वजह से रामचरितमानस जैसे धार्मिक ग्रंथ भी सस्ते में छपकर आम लोगों तक पहुंच पाए। बिल्कुल। लेकिन क्या ये क्रांति समाज के उन तबकों तक पहुंची जो हाशिए पर थे, जैसे महिलाएं और निचली जातियों के लोग? ये इसका सबसे क्रांतिकारी पहलू था। महिलाओं की शिक्षा पर जोर बढ़ा। हाँ। बंगाल में रश सुंदरी देवी ने अमर जीवन नाम से अपनी आत्मकथा लिखी, जो किसी भारतीय महिला द्वारा लिखी गई पहली आत्मकथा थी। हाँ। महाराष्ट्र में ताराबाई शिंदे और पंडिता रमाबाई ने उच्च जाति की हिंदू महिलाओं के जीवन के बारे में बहुत बेबाकी से लिखा। और गरीब लोग और जातिगत भेदभाव का क्या? 19वीं सदी में मद्रास के बाजारों में बहुत सस्ती छोटी छोटी किताबें बिकने लगीं। अच्छा। और फिर ज्योतिबा फूले ने अपनी किताब गुलामगिरी में जाति व्यवस्था पर जोरदार हमला किया। अब बाद में B.R. अम्बेडकर और पेरियार का लेखन भी आया। हाँ, और कानपुर के एक मिल मजदूर काशी बाबा ने छोटे और बड़े का सवाल लिखकर जाति और वर्ग शोषण के बीच के संबंधों को आम भाषा में समझाया। प्रिंट ने उन्हें वो आवाज दी जो उनके पास पहले कभी नहीं थी। जाहिर है, जब प्रिंट इतनी शक्तिशाली आवाज बन गया तो औपनिवेशिक सरकार चुप नहीं बैठी होगी। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज सरकार का रवैया सख्त हो गया। उन्हें देशी प्रेस से खतरा महसूस होने लगा।
और इसी के जवाब में 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया। हाँ, इस कानून ने सरकार को स्थानीय भाषा के अखबारों को सेंसर करने के मतलब बेगाम अधिकार दे दिए। ये तो सीधा सीधा आवाज दबाने की कोशिश थी। बिल्कुल, लेकिन दमन के बावजूद राष्ट्रवादी अखबारों की संख्या बढ़ती रही। जैसे जब बाल गंगाधर तिलक को उनके अखबार केसरी में लिखने के लिए जेल में डाला गया तो पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन हुए। इससे ये साफ हो गया कि प्रेस की आजादी अब राष्ट्रीय आंदोलन का एक अटूट हिस्सा बन चुकी थी। जैसा कि गांधी जी ने 1922 में कहा भी था, स्वराज की लड़ाई भाषण, प्रेस और संघ की स्वतंत्रता की लड़ाई है। बिल्कुल, चीन के वुड ब्लॉक से लेकर गुटनबर्ग की क्रांति और भारत में राष्ट्रवादी आंदोलनों को ताकत देने तक प्रिंट की ये यात्रा असल में विचारों की शक्ति की कहानी है। इसने ज्ञान को कुछ लोगों के हाथों से निकालकर आम जनता तक पहुंचाया, सुधारों को गति दी और क्रांतियों को जन्म दिया। ये हमेशा से नियंत्रण और आजादी के बीच की एक कश्मकश रही है। आज हम एक डिजिटल युग में जी रहे हैं, जहां जानकारी का एक तरह से विस्फोट हो चुका है और फेक न्यूज एक बहुत बड़ी चुनौती है। हाँ, सही बात है। तो ये सब देखकर सोचना पड़ता है, क्या हम प्रिंट क्रांति की उन शुरुआती उम्मीदों और डरों से आज के लिए कोई सबक सीख सकते हैं? क्या हम आज एक नई तरह की सूचना क्रांति का अनुभव कर रहे हैं, जिसमें वैसे ही अवसर और खतरे मौजूद हैं जैसे सदियों पहले थे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।